आज का हमारा टॉपिक है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 और उसमें संशोधन। क्या क्या उसमें संशोधन हुआ है 1949 में। तो पहला पॉइंट है हमारा नाम में परिवर्तन। 1965 के संशोधन के अनुसार भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम का नाम बदलकर अब भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद ये अधिनियम उन सभी सहकारी साख समितियों पर लागू होगा जो बैंकिंग व्यवसाय करती है तथा जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार समामेलित कंपनियां नहीं हैं। अब भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है लाइसेंस प्राप्त करना। प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों को अब रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना होगा और इस अधिनियम के लागू होने से पहले कार्यरत संस्थाओं को अधिनियम लागू होने की तिथि से 3 महीने की अवधि में लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा। प्रार्थना पत्र पर निर्णय होने तक ये संस्थाएं यथावत कार्य करती रहेंगी, लेकिन यदि रिजर्व बैंक किसी संस्था को लाइसेंस नहीं देता है तो उसे बैंकिंग व्यवसाय बंद करना होगा। अधिनियम लागू होने के बाद स्थापित होने वाली संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि वे बैंकिंग व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करें। तीसरा पॉइंट है बैंकिंग शब्द का प्रयोग। ऐसी प्रत्येक या समस्त सहकारी संस्थाओं को अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर और बैंकिंग शब्द जोड़ना होगा जिन पर यह अधिनियम प्रभावी है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम प्रदत्त पूंजी और रक्षित कोष कम से कम 1 लाख रुपए रखने होंगे। नेक्स्ट नगद कोष की व्यवस्था। रिजर्व बैंक के पास चालू खाते में या केंद्रीय सरकार द्वारा नामांकित बैंक के पास अपनी कुल जमाओं का 15% या उससे अधिक जो भी रिजर्व बैंक निर्धारित करे नगद में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है तरल संपत्ति। इसमें है कि बैंकिंग अधिनियम में सहकारी संस्थाओं से संबंधित संशोधन लागू करने के बाद यह व्यवस्था की गई कि रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रोविजंस के अनुसार रखी गई नगद राशि के अतिरिक्त इन संस्थाओं को अपने पास कुल जमाओं का 30% या उससे अधिक जो भी रिजर्व बैंक निर्धारित करेगा नगद रूप में भी रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है ऋण। संशोधित अधिनियम की धारा 20 के अनुसार सहकारी बैंकों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वे ऐसे व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण और वित्तीय सहायता नहीं दे सकते जिसमें उनके संचालकों का किसी भी प्रकार का हित हो। प्राथमिक सहकारी बैंकों को अधिकार दिया गया है कि वे रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत शर्तों पर अपने संचालकों को ऋण व अग्रिम दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण नियंत्रण। रिजर्व बैंक को सहकारी बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दिए गए जाने वाले ऋण और अग्रिम को नियमित और नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। इससे रिजर्व बैंक को साख नियंत्रण में सुविधा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है शाखा विस्तार। सहकारी बैंकों को भी अपनी नई शाखा खोलने के लिए रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है ताकि व्यापारिक बैंक और सहकारी बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रमों में उचित समन्वय स्थापित किया जा सके। केंद्रीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भी अपने कार्यक्षेत्र में शाखा खोल सकता है। नेक्स्ट है विनियोग। कुछ विशिष्ट अवस्थाओं को छोड़कर सहकारी बैंक अन्य किसी सहकारी संस्था के अंशों में विनियोग करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा। यह प्रतिबंध प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा केंद्रीय बैंकों के अंश खरीदने पर तथा केंद्रीय बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के अंश खरीदने पर लागू नहीं होगा। यदि सहकारी संस्था नियमों के विरुद्ध अंश खरीद लेती है तो उसे तत्काल रिजर्व बैंक को सूचित करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतिम खाते। प्रत्येक सहकारी बैंक को प्रतिवर्ष अपने अंतिम खाते 30 जून को वर्ष समाप्त होने पर बनाने होंगे। यह खाते तृतीय अनुसूची के प्रारूप के अनुसार तैयार करने होंगे। इन खातों पर बैंक के प्रमुख अधिकारी और कम से कम 3 संचालकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट है निरीक्षण। रिजर्व बैंक को राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण करने और निर्देशन देने का अधिकार है। प्राथमिक बैंकों का निरीक्षण राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से रिजर्व बैंक कर सकता है। बैंकों में विदेशी निवेश 74% तक बढ़ाने का निर्णय भी है। तो ये सारे हमारे बैंकिंग अधिनियम में संशोधन है और ये हमारा 3rd यूनिट का लास्ट चैप्टर भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 अब खत्म होता है।